नाइन्थ क्लास साइंस। तो देखो हमने चैप्टर स्टार्ट कर लिया था फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। तो मैं मालूम है जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को या तो पुश करते हैं मतलब कि धक्का देते हैं, है ना, या फिर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या करते हैं, पुल, खींचते हैं, है ना। तो ये करना क्या कहलाता है, फोर्स। मुझे बताओ, एक बॉल थी जो एक जगह रखी हुई थी, तुमने उस पर किक करी, है ना, पैर से क्या मारी, किक मारी। तो मुझे बताओ, जब तक वो बॉल एक जगह सरफेस पे रखी हुई थी और जैसे तुमने किक मारी, किक मारकर वो मूव करके आगे बढ़ गई, है ना। क्यों बढ़ गई? क्योंकि जैसे ही तुमने उस पर पुश करा, पुश करते के साथ ही वो ऑब्जेक्ट किस कंडीशन में आ गया, मोशन में। क्या उससे पहले वो मोशन में था? नहीं था। जैसे तुमने उस पर फोर्स लगाया तुरंत उसके अंदर क्या आ गया, मोशन, और वो बॉल चलने लगी, है ना। तो कुल मिलाकर हम जनरली चीजों पर क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। अब एक एग्जांपल और देता हूं, देखो बीच में एक धागा बंधा हुआ है, क्या बंधा हुआ है, एक धागा, ठीक है। और धागे के बीच में ना एक सोने का सिक्का लटक रहा है, मतलब यहां पर बीच में क्या लटका हुआ है, एक सोने का सिक्का। अब भाई सोने का सिक्का तो तुम समझते हो, है ना, हर कोई क्या लेना चाहेगा, सोने का सिक्का लेना चाहेगा, है ना। एक साइड एक बंदा खड़ा हुआ है और दूसरी साइड दूसरा बंदा खड़ा हुआ है ना। बीच में एक सोने का सिक्का लटक रहा है और धागे से वो सोने का सिक्का बंधा हुआ है, ठीक है। एक तरफ एक बंदा है और दूसरी तरफ दूसरा बंदा है और दोनों उस धागे को खींच रहे हैं। क्यों खींच रहे हैं, तुम्हें एक बात मालूम है, क्योंकि उनकी नजर किस पर है, उस सोने के सिक्के पर है। बताओ, अगर तुम उसकी जगह होते तो तुम ये चाहते हैं ना कि वो सोने का सिक्का तुम्हें मिल जाए, और दूसरी साइड वाला बंदा भी क्या चाहता है, ये सोने का सिक्का उसे मिल जाए। भाई नॉर्मली हम ऐसा ही तो सोचेंगे कि सोने का सिक्का मुझे मिले और मुझे मिले, लेकिन लेकिन तुम्हें ये बात मालूम नहीं है, यहाँ पर जो दो बंदे खड़े हुए, यहाँ पर जो एक बंदा खड़ा हुआ है और एक बंदा जो यहाँ पर खड़ा हुआ है, दोनों के दोनों इक्वली ताकतवर है। मतलब जितनी ताकत इसमें है ना, उतनी ताकत इसमें है। ना तो ये कमजोर है ना ही वो कमजोर है, जितनी ताकत इसमें है उतनी ताकत उसमें है ना। तो मुझे बताओ, जब दोनों के दोनों धागा खींचने पर क्या लगा रहे हैं, ताकत लगा रहे हैं, मतलब ये भी अपनी तरफ से क्या लगा रहा है, फोर्स, और ये भी अपनी तरफ से क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। भाई ये कोई कुछ और थोड़ी ना लगा रहा है, ये भी फोर्स लगा रहा है। तो जब दोनों के दोनों फोर्स लगा रहे हो, मुझे बताओ क्या सोने का सिक्का किसी को मिल पाएगा? अगर ये दोनों के दोनों बराबर का फोर्स लगा रहे हैं, क्या ये दोनों के दोनों बराबर का फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या इन्हें सोने का सिक्का मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का फोर्स बराबर है। सोने का सिक्का ना तो इधर जाएगा ना सोने का सिक्का इधर जाएगा। तो कुल मिलाकर सोने के सिक्के पर लगभग फोर्स कितना लग रहा है, 0 लग रहा है। सोने के सिक्के पर लगने वाला फोर्स क्या होगा, 0 होगा। क्यों? क्योंकि जितनी ताकत ये लगा रहा है ना, उतनी ही ताकत कौन लगा रहा है, उतनी ही ताकत ये वाला बंदा लगा रहा है। तो कुल मिलाकर सोने के सिक्के पर कोई असर नहीं पड़ रहा। इसकी ताकत किससे खत्म हो गई, इस वाले की ताकत से। लेकिन अब जरा उल्टा केस सोचकर देखो, तो ध्यान रखना, जब दोनों तरफ से इक्वल लेवल का फोर्स लगाया जाता है, ध्यान से सुनो मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब दोनों तरफ से इक्वल लेवल का फोर्स लगाया जाता है तो ऐसा फोर्स कहलाता है बैलेंस्ड फोर्स। क्या कहलाता है ऐसा फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड का मतलब ये हुआ कि जितना फोर्स यहां पर इसने लगाया उतना ही फोर्स बैलेंस वाला फोर्स किसने लगा दिया, इसने लगा दिया। तो पूरा का पूरा क्या बन गया, बैलेंस्ड। मान लो एक सीसो देखा है, पार्क के अंदर सीसो होता है ना, ये होता है, दो बच्चे इधर बैठते हैं, एक बच्चा इस पर बैठता है तो ऐसे हो जाता है, फिर दूसरा बच्चा नीचे जाता है तो ये ऐसे हो जाता है ना। सीसो देखा होगा तुमने, बताओ, एक सीसो नहीं होता, यहाँ पर बैठने की जगह होती है, यहाँ पर एक बच्चा बैठता है तो नीचे हो जाता है, फिर ये बच्चा ऊपर चला जाता है, और ये बच्चा नीचे हो जाता है, फिर ये बच्चा ऊपर चला जाता है। यही तो होता है सीसो वाली मशीन, ठीक है, खेलने का झूला जो होता है। तो बताओ, अगर दोनों का वेट बराबर है, दोनों का वेट क्या है, बराबर है, तो क्या सीसो पर ज्यादा मजा आएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वो एक ही पॉइंट पर टिके रह जाएंगे।
मतलब ना तो वो ऐसे जाएगा ना ही वो ऐसे जाएगा, वो एक ही पॉइंट पर टिके रह जाएंगे इस तरह से, ठीक है। वहां पर भी उनके बीच कैसा फोर्स लग रहा है, बैलेंस्ड। बैलेंस्ड क्यों, क्योंकि जितना वेट इसका था उतना ही वेट इसका था, तो दोनों ने कैसा फोर्स लगा दिया, बराबर का फोर्स। क्या उस पॉइंट पर कोई फोर्स लगा, नहीं, उस पॉइंट पर फोर्स लगा 0। तो ये होता है बैलेंस्ड फोर्स। अब जरा उल्टा सोचो, इस बार एक स्प्रिंग था, स्प्रिंग समझते हो ना, खींचने वाला स्प्रिंग होता है, उसमें बीच में 2000 का नोट लटका हुआ था। इस बार बात हो रही है 2000 के नोट की। स्प्रिंग के बीचों बीच कितने रुपए का नोट लटका हुआ था, 2000 का। और एक तरफ था मोटा तगड़ा लड़का, है ना, ताकतवर। एक तरफ मोटा तगड़ा लड़का था, ताकतवर, और एक तरफ मरियल था। मरियल तो तुम लोग समझते हो ना, बिल्कुल, जिसमें जान नाम की चीज ही नहीं है, ठीक है, अभी अभी कमजोरी से उठा है, एक ऐसा लड़का था, ठीक है। तो मुझे बताओ नोट किसको मिलेगा, ताकतवर लड़के को ना, क्यों, क्योंकि ताकतवर वाला लड़का ज्यादा फोर्स लगाएगा और कमजोर लड़का कम लगाएगा, तो वो नोट किसकी तरफ चला जाएगा, ताकतवर वाले की तरफ। इसका मतलब ये हुआ कि इस बार नोट पर फोर्स लगा, और नोट पर जो फोर्स लगा है ना, वो फोर्स किसकी वजह से लगा है, ताकतवर वाले की वजह से। ये फोर्स कहलाता है अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड का मतलब एक तरफ ज्यादा तो एक तरफ कम, एक तरफ कम तो दूसरी तरफ ज्यादा, है ना। और यहाँ पर क्या है, या तो यहाँ पर दोनों तरफ ज्यादा होता है या फिर दोनों तरफ कम होता है, तो दोनों एक दूसरे से कट जाते हैं, ठीक है। तो अब हमें दो तरह के फोर्स पढ़ने, एक तो पढ़ना है बैलेंस्ड फोर्स और एक पढ़ना है अनबैलेंस्ड फोर्स। तो चैप्टर का फर्स्ट हेडिंग डालो, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। लिखो सबसे पहले फर्स्ट, सबसे पहले तो मैं मालूम है किसके बारे में बताऊंगा मैं, लिखो बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। तो लिखो सबसे पहले बैलेंस्ड फोर्स के बारे में, है ना। तो मुझे बताओ, जब एक तरफ से लगने वाला फोर्स दूसरे तरफ से लगने वाले फोर्स के बराबर होता है, ठीक है, जब दोनों तरफ से बराबर का फोर्स लग रहा है, जब दोनों तरफ से क्या लग रहा है, बराबर का फोर्स लग रहा है, तो बीच में कोई फोर्स लगा, नहीं लगा। यहां से 5 फोर्स लगा, यहां से भी 5 न्यूटन का फोर्स लगा, यहां से 5 न्यूटन का फोर्स लगा इसकी तरफ, यहां से 5 न्यूटन का फोर्स लगा इसकी तरफ। क्या बीच के ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स लगा, नहीं लगा। इसका मतलब ये हुआ बीच के ऑब्जेक्ट पर जो रिजल्टेंट फोर्स था, क्या वर्ड बोला मैंने, रिजल्टेंट, वो रिजल्टेंट फोर्स कैसा हुआ, 0। तुम सोचोगे भैया ये नई चीज क्या गई, रिजल्टेंट फोर्स, तो ध्यान रखना, जब दो तरफ से फोर्स लगता है ना, तो उनका जो कंप्लीट फोर्स होता है वो फोर्स क्या कहलाता है, रिजल्टेंट फोर्स। तो क्या कोई कंप्लीट फोर्स लगा ऑब्जेक्ट पर, क्या सोने का सिक्का किसी को मिल पाया, नहीं मिल पाया, ठीक है। लिखो व्हेन अ नंबर ऑफ फोर्सेस, व्हेन अ नंबर ऑफ, बोर्ड पे लिखा हुआ है नंबर, नंबर ऑफ फोर्सेस, इसका मतलब होता है कई सारे फोर्स, लेकिन फिलहाल हमने कितने फोर्स की बात करी थी, 2 फोर्स की। व्हेन अ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी, बोर्ड पे लिखा हुआ है एक्ट, व्हेन अ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी, व्हेन अ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी, number of forces act, number of forces act on a body and the resultant force, बोर्ड पे लिखा हुआ है रिजल्टेंट। रिजल्टेंट फोर्स वो होता है जो इन सब की वजह से लगने वाला होता है, ठीक है। एंड द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, एंड the resultant force
acting on a body is zero, and the resultant force acting on a body is zero, acting on a body is zero, then the force is said to be balanced force. Then the force is said to be SAID. SAID. Then the force said to be balanced force. Then the force is said to be balanced force. सपोज ये मार्कर है, ठीक है, मार्कर के क्या है, ये दो कॉर्नर है, एक कॉर्नर से मैं इसको खींचना चाहता हूं और दूसरे कॉर्नर से कोई और इसको खींचना चाहता है, और हम दोनों के दोनों ना बराबर की ताकत लगा रहे हैं, हम दोनों के दोनों इस पेन पर कैसा फोर्स लगा रहे हैं, इक्वल लेवल का फोर्स लगा रहे हैं, इस तरह से, ठीक है। तो क्या ये पेन किसी को मिल पाएगा? ये पेन मैंने यूं खींचा और ये पेन उसने यूं खींचा, हम दोनों खींचने की तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये पेन किसी की तरफ जा नहीं रहा है, बीच में ही टिका हुआ है। क्यों? क्योंकि इस पर जो दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है ना, वो फोर्स कैसा लग रहा है, इक्वल लग रहा है। समझ रहे हो ना? तो मैंने यही लिखवाया, देन द फोर्स इज सेड टू बी बैलेंस्ड। बैलेंस्ड का मतलब यही है, जितना यहां पर है उतना ही यहां पर है, यहां पर कम लग रहा है तो यहां पर भी कम लग रहा है, यहां पर बहुत ज्यादा लग रहा है तो यहां पर भी बहुत ज्यादा लग रहा है, इसलिए बीच के ऑब्जेक्ट पर कुछ फोर्स नहीं लग रहा है। रिजल्टेंट फोर्स कहने का मतलब नेट फोर्स। क्या कोई नेट फोर्स लगा? नेट का मतलब होता है कंप्लीट। क्या कुछ लगा? नहीं लगा, ठीक है। अब बात हम करेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स की, तो लिखो नंबर टू है हमारा अनबैलेंस्ड। नाम से ही पता चल रहा है अनबैलेंस्ड, है ना, मतलब कि जब बराबर का फोर्स नहीं लगता, एक तरफ ज्यादा तो एक तरफ कम। तो मुझे बताओ, जब एक तरफ ज्यादा है और एक तरफ कम है तो ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगेगा ना, कौन सा वाला लगेगा? जहां से ज्यादा आ रहा है, ठीक है। मान लो ये मार्कर इधर वाला बंदा ताकतवर था, वो खूब ताकत लगा रहा था, ये मार्कर मुझसे खींचकर उधर चला गया, ठीक है। तो लिखो, व्हेन अ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी, बिल्कुल उसी की तरह डेफिनेशन है जो लिखवाई है। व्हेन अ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी, व्हेन अ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी, नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी, एक्ट ऑन अ बॉडी and the resultant force is not zero, and the resultant force is not zero, when a number of forces act on a body and the resultant force is not zero, मतलब इस बार ऑब्जेक्ट पर कुछ ना कुछ फोर्स जरूर लगा है, और वो फोर्स किसने लगाया है? उसी ने लगाया है जो ज्यादा ताकत लगा रहा था, ठीक है। And the resultant force is not zero, then the force is said to be unbalanced. Then the force is said to be unbalanced. Then the force is said to be then the force is said to be unbalanced. Said to be अनबैलेंस्ड, ठीक है। तो देखो, अब हमने दो चीजें पढ़ी, कुछ फोर्स होते हैं बैलेंस्ड जो बराबरी से लगते हैं, और कुछ फोर्स होते हैं अनबैलेंस्ड जो बराबरी से नहीं लगते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे न्यूटन के 3 लॉ, ठीक है। फोर्स के बारे में तो काफी नॉलेज ले ली, अब हम पढ़ेंगे मोशन के कितने लॉ? 3 लॉ।
न्यूटन ने 3 लॉ बनाए, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। पहले हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तीनों के तीनों लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अब देखो कैसे। तीनों लॉ पढ़ने भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है। देखो बहुत ही सिंपल सा है, मैं ये बात गारंटी से कहता हूं, तुम्हें ना ये लॉ पहले से ही मालूम है। कमाल की बात तो ये है मैंने पढ़ाया नहीं है, और तुम सोच रहे होंगे मैं इस बेस पर बोल रहा हूं कि तुम पिछली क्लासेस में पढ़कर आए होंगे। कोई बात नहीं, नहीं पढ़कर आए हो तो पिछली क्लासेस में तुमने न्यूटन का नाम तक नहीं सुना, तुमने मोशन तक नहीं सुना। ठीक है, मैं फिर भी कह रहा हूं तुम्हें ये लोग मालूम है और तुम ही बताओगे मुझे। देखो एक ऑब्जेक्ट है ना रेस्ट में, रेस्ट समझते हो ना, एक जगह चिपका हुआ रखा हुआ है। एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में एक जगह चिपका हुआ रखा हुआ है। ठीक है, मुझे बताओ जब एक ऑब्जेक्ट एक जगह चिपका हुआ रखा हुआ है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हमारा है ना, ये एक जगह चिपका हुआ रखा हुआ है, ठीक है, रेस्ट में था, रखा हुआ था, ये अपने आप ही हिलने लगेगा। अगर तुमने इस पर लात मारी, इस पर तुमने कुछ फोर्स लगाया तभी तो हिलेगा, ये रखे रखे हिलने लगेगा? रखे रखे नहीं हिल सकता, तुम्हें इस पर क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी तो हिलेगा। ये जो बॉल यहाँ पर रखी हुई है, ये जो बॉल है यहाँ पर, क्या ये बॉल ऐसे ही हिल जाएगी रखे रखे? नहीं, पहले तुम्हें इस पर क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा, तब ये हिलेगा। यही फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है, कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहता है जब तक उस पर क्या ना लगाओ, कोई फोर्स ना लगाओ। जब तक उस पर क्या ना लगाओ, कोई फोर्स ना लगाओ। अब मानो कोई बॉल थी, धीरे धीरे चलते 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 यहां पर आ गई, ठीक है, तुमने उस बॉल पर लात मारी और वो बॉल चलते 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 यहां पर आ गई, ठीक है। जब ये बॉल यहां पर आई है चलते चलते, इसके अंदर मोशन था ना, ये बॉल हिल रही थी, हिलते हिलते मोशन में आ रही थी। ये बॉल किस में थी? मोशन में थी। इस बॉल की कंडीशन क्या बनी हुई थी? मोशन बनी हुई थी, ठीक है। तो मुझे बताओ जब तक ये मोशन में थी तब तक इस पर कुछ फोर्स लगा हुआ था ना, तुमने लात मारी थी, जब तक वो लात से मारा गया फोर्स, जब तक लात से लगाया गया फोर्स इसमें था, तब तक ये ऑब्जेक्ट मोशन में रहा। मुझे बताओ ऐसी लात मारी कि चलती रहेगी बॉल? नहीं, कभी ना कभी तुमने जो मोशन लगाया था ना, तुमने जो फोर्स लगाया था, कभी ना कभी वो फोर्स खत्म हो जाएगा और ये ऑब्जेक्ट रुक जाएगा। ऐसा होगा ना? ये ऑब्जेक्ट रुकेगा या नहीं रुकेगा? रुकेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहता है, अगर तुम उस पर क्या ना लगाओ, फोर्स, ठीक है। जब तक ऑब्जेक्ट मोशन में है वो मोशन में ही रहेगा, जब तक उसके अंदर का क्या ना खत्म हो जाए, फोर्स ना खत्म हो जाए। देखो ऑब्जेक्ट एक जगह रखा हुआ था, तुमने फोर्स लगाया, मोशन में आ गया, इससे रेस्ट से कंडीशन क्या बन गई? मोशन, ठीक है। और एक ऑब्जेक्ट मोशन में था, जब तक उसके अंदर क्या लगा हुआ था? फोर्स। जैसे ही उसका मोशन खत्म हुआ तुरंत वो किस में आ जाएगा? रेस्ट में। तो फर्स्ट लॉ यही कहता है कि एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा जब तक उस पर फोर्स ना लगाओ। ध्यान से सुनो मेरी बात को, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, फर्स्ट लॉ का बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा जब तक कि तुम उसे मूव ना करो, जब तक कि तुम उस पर फोर्स ना लगाओ, ठीक है। और अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा जब तक कि उसके अंदर का फोर्स खत्म ना हो जाए या फिर तुम ना रोको उसे। एक एग्जांपल देता हूं, तुम्हें मालूम है ना, जो हमारे यूनिवर्स में प्लैनेट्स है, जो हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स हैं, अर्थ लगातार मूव करती रहती है सन के चारों ओर, वैसे ही सारे के सारे प्लैनेट्स जो हैं वो सन के चारों ओर घूमते रहते हैं ना। इसी तरह से जो मून है, मून भी तो अर्थ के चारों ओर घूमता रहता है। तो मुझे बताओ वो मोशन में है ना, क्या उनका कभी मोशन खत्म होगा? नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि देखो मोशन को खत्म करना है ना, तो तुम्हें उसके अंदर का क्या खत्म करना पड़ेगा? फोर्स। और उसके अंदर जो फोर्स लगता है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी इतना डीप में मत जाओ कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या चीज है, बस इस बात का ध्यान रखो
कि ये जो प्लैनेट्स घूमते रहते हैं, इन प्लैनेट्स के अंदर कौन सा मोशन, कौन सा फोर्स लगा हुआ होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। जो ये फोर्स जिंदगी में नहीं खत्म हुआ है अभी तक, हजारों साल बीत गए, तो अब कहां से खत्म हो जाएगा, ये कभी खत्म नहीं होने वाला। तो मुझे बताओ क्या कभी प्लैनेट्स का मोशन रुकेगा, नहीं रुकेगा। आ गया ना फर्स्ट लॉ, मोशन में है तो मोशन में था और मोशन में रहेगा जब तक कि तुम उसके अंदर का फोर्स खत्म ना कर दो। ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में था और रेस्ट में रहेगा जब तक तुम उस पर क्या ना लगाओ, फोर्स ना लगाओ। बात समझ में आ रही है ना। एक एग्जांपल देता हूं, पंखा होता है, पंखे की पंखड़ियां होती हैं, जैसे तुम स्विच ऑन करते हो तभी मूव करती है। जैसे तुमने स्विच ऑन करा तो मुझे बताओ इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई होकर कहां पर चला गया, फैन के अंदर, और फैन में इलेक्ट्रिक करंट से जो पावर मिली उस पावर ने क्या क्रिएट करा, मोटर के ऊपर फोर्स। इलेक्ट्रिक मोटर के ऊपर क्या क्रिएट किया गया, फोर्स क्रिएट किया गया। और फोर्स की वजह से जो पंखड़ियां थी, इसके जो विंग्स थे पंखे के, ठीक है, वो रेस्ट में थे, अब वो किस में आ गए, मोशन में आ गए। मुझे बताओ बिना फोर्स के क्या वो मोशन में आ सकते थे, नहीं आ सकते थे। ठीक है, मतलब अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहता है अगर तुम उस पर फोर्स ना लगाओ, अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहता है अगर तुम उसके फोर्स को खत्म ना करो। ठीक है, तो न्यूटन का हम फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे तो तुम हेडिंग डाल सकते हो, ये रहा हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो एक्सप्लेन करते हैं, लिखो न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में। मतलब एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है तो वो रेस्ट में रहता है, एक ऑब्जेक्ट अगर मोशन में होता है तो वो मोशन में ही रहता है जब तक कि तुम उसके साथ कोई छेड़खानी ना करो। ठीक है, लिखो an object at rest, an object at rest, an object at rest। मतलब कि यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है ना, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट और इन मोशन, या फिर वो मोशन में है, an object at rest or in motion, an object at rest or in motion। हाँ ये लिख लेना यूनिफॉर्म मोशन, है ना, और इन यूनिफॉर्म मोशन, an object at rest or in motion, or in मोशन। तो मुझे बताओ जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है या फिर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो वो रेस्ट और मोशन में ही रहता है जब तक तुम उस पर कुछ मत छेड़ो, जब तक ना तो उसका फोर्स हटाओ ना ही उस पर फोर्स लगाओ। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन विल रिमेन, रिमेन का मतलब वो हमेशा रेस्ट में ही रहेगा, वो हमेशा मोशन में ही रहेगा जब तक तुम उससे पंगा नहीं लोगे। तो an object at rest or in uniform motion will remain at rest or in uniform motion, will remain, बोर्ड पे लिखा हुआ है remain, will remain at rest, will remain at rest or in uniform motion, will remain at rest or in uniform motion। will remain at rest or in uniform motion, or in uniform motion। मतलब वो जब तक मोशन में है मोशन में रहेगा, रेस्ट में है रेस्ट में ही रहेगा जब तक कि तुम उस पर छेड़खानी ना करो। तो लिखो will remain at rest or in uniform motion unless an unbalanced force act on it, unless, बोर्ड पे लिखा हुआ है unless an unbalanced force, unless an unbalanced force act on it, unbalanced force act on it,
एक्ट ऑन इट, मतलब जब तक कि तुम उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स ना लगाओ तब तक वो रेस्ट का रेस्ट ही बना रहेगा, मोशन का मोशन ही बना रहेगा, अनलेस, है ना, अनलेस एन अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ऑन इट, यही कहलाता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो लिख लो, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, समझ में आ गया ना, कितना आसान था फर्स्ट लॉ। ऑब्जेक्ट चल रहा है, चलने दो, मत रोको, है ना, ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, रुका रहने दो, मत हिलाओ, है ना, सिंपल सी लैंग्वेज है भाई। देखो, ऑब्जेक्ट चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, चलने दो। ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, 1 घंटे बाद भी रुका हुआ है, सारा दिन रुका हुआ है, रुका रहने दो, यही तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। समझ में आ गया ना, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, रेस्ट में रहने दो, मत छेड़ो। कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, चलने दो, मत छेड़ो। ठीक है, क्यों उंगली करते हो खामे का, है ना। तो ध्यान रखना, ये था हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब एक नया टॉपिक और है बीच में, ये हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या है हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया? ठीक है, ये भी, इसका भी यही मतलब होता है। ये जो लॉ ऑफ होता है ना इनर्शिया का मतलब यही होता है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रखा हुआ है ना तो वो रखा हुआ ही रहता है, कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो वो चलता ही रहता है जब तक कि उसका फोर्स ना हटाओ और जब तक कि रेस्ट वाले पर फोर्स ना लगाओ। ठीक है, तो यही एक कंडीशन होती है। तो तुम्हें इनर्शिया के बारे में ना नोट में लिखना है, तो नोट के अंदर लिखो इनर्शिया। कई बार पेपर में आता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को इनर्शिया क्यों कहा जाता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को इनर्शिया क्यों कहा जाता है? तो ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनर्शिया का भी मतलब यही होता है कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहता है, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहता है, जब तक कि तुम उसमें से फोर्स ना हटाओ और जब तक कि उसमें फोर्स ना लगाओ। ठीक है, तो लिखो, इट इज अ नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट इज द नेचुरल टेंडेंसी, टेंडेंसी बोर्ड पे लिखा हुआ है, it is the natural tendency of an object, natural tendency of an object, natural tendency of an object, natural tendency of an object to change the condition of rest or motion, to change the condition of rest or motion। मतलब ये किसी भी ऑब्जेक्ट की नेचुरल टेंडेंसी होती है कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो तो रेस्ट में ही रहता है, मोशन में है तो मोशन में ही रहता है, जब तक कि तुम उस पर कोई चेंज ना करो। ठीक है, तो बताओ, यही तो था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ भी तो यही कहता है ना, टू चेंज द कंडीशन ऑफ रेस्ट और मोशन। तो लिख लो, ड्यू टू दिस रीजन, इसीलिए हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ को और क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो कई बार पेपर में आ चुका है, न्यूटन के फर्स्ट लॉ का दूसरा नाम बताइए, तो तुम्हें दूसरा नाम यही बताना है, लॉ ऑफ इनर्शिया। लिख लो, ड्यू टू दिस रीजन, due to this reason Newton first law of motion is also known as, due to this reason Newton first law of motion, Newton first law of motion is also known as law of inertia। due to first law of motion, due to this reason Newton first law of motion is also known as law of inertia। इसी के लॉ को दूसरे नाम से जाना जाता है और वो क्या है दूसरा नाम, लॉ ऑफ इनर्शिया।